बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा इस वक्त शोर शराबा चल रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है और ये रोना सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं रो रही बल्कि हमसाये में बैठे हुए कुछ लोग भी इसका रोना रो रहे हैं। उनको बड़ा दुख, उनको बड़ी तकलीफ़ है पाकिस्तान के आइसोलेट होने की। और ये वो लोग हैं जो कि सऊदी अरब के भारत के साथ ताल्लुकात पे एक तरफ बगले में जाते हैं, यहाँ पे अवाम को गुमराह करने के लिए जो है ना बातें करते हैं। मेजर गौरव आर्या का नाम आपने सुना हुआ है, उनको नौकरी मिली है ताज़ा ताज़ा। सोशल मीडिया के अंदर उनका काम ही ये है कि सिर्फ आपने बैठ के पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी है। लेकिन वो इतने भोंडे तरीके से बात करते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, मैं तो इसको कोशिश भी नहीं समझता कि फौरी तौर पे एक्सपोज हो जाते हैं। पता चल जाता है कि यार ये पेड बंदा है और ये अपने मकासद के लिए क्या कोशिशें कर रहा है और कितने भोंडे तरीके से कर रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो गया है? पाकिस्तान का जो बेसिक रेवेन्यू जो आता था फॉरेन रेमिटेंसेस सऊदी अरब से, यूएई से, वो बढ़ता तो जा रहा है हर महीने। लेकिन क्या पाकिस्तान के यूएई और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं? और अगर ठीक नहीं है तो क्या इसके अंदर इमरान खान का कसूर है? क्यों ये ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? पाकिस्तान को तुर्की ऐसा क्या दे रहा है? ईरान ऐसा क्या दे रहा है? चीन ऐसा क्या दे रहा है कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी पुराने जो अलाइज थे उनको और उनके साथ साथ अमेरिका बहादुर तक को जो है ना छोड़ने का प्लान किया हुआ है? बात यह है कि पहले करते हैं मेजर गौरव आर्या के ऊपर बात। वो कहते हैं जनाब कि जिन अरबों ने आपको सपोर्ट किया आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जिन अरबों ने आपको पैसे दिए, जिन अरबों के पैसों से आपकी मस्जिदें बनी और जिन अरबों की वजह से आप लोग खा पी सकते हैं, उनकी पीठ में आपने छुरा घोंपा और इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। कोई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर पाकिस्तान नया ब्लॉक बना रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को क्या दिया है? अरबों डॉलर जो सऊदी और यूएई के जो हुक्मरान हैं या कंट्रीज़ हैं वो देते हैं। बेसिकली यही पॉलिसी तो है जो हमारे जड़ों में बैठी हुई है। हम खुद अपना काम करने की बजाय, हम अपना ट्रेड बढ़ाने की बजाय, हम कोई और बिजनेस एक्टिविटी करने की बजाय ये कटोरा लेके चले जाते थे। और जो शख्स चाहता है कि आप गुलाम रहें वो कभी भी आपको अपने पैरों पे नहीं खड़ा होने देता। वो हमेशा कोशिश ये करता है कि जब इसको ज़रूरत हो इसकी जेब में 100-50 रुपये रख दें और उसके बाद ये अपना गुजारा करे। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर भीख मांगता हुआ हमारे पास आ जाए। क्योंकि जो मुआशी ग़ुलामी है वही बेसिकली इंसान को असल ग़ुलाम बनाती है। और जो मुआशी तौर पे आज़ाद होता है उसकी बात करने का तरीका ही डिफरेंट होता है। वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी से लेके बड़े से बड़े ममालिक तक ये जो फ़िलॉसफी है ये इसी तरीके से अमल करती है। अब बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी, पहली बात तो ये है कि उसको ये नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है इस मुल्क के अंदर। कभी जब उन्होंने अपने मकासद पूरे करने होते हैं तो कह देते हैं कि इमरान खान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तक फौज बनाती है। तो भाई ये वही फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना जो पिछले 70 साल से जो लोग बना रहे हैं, इस वक्त भी फॉरेन पॉलिसी वही लोग बना रहे हैं। तो इसके अंदर इमरान खान कहाँ से आ गया? इमरान खान इतना दुख क्यों रहा है? ये बात अलग है कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी दुखी हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बिजनेस एक्टिविटी की वजह से। लेकिन भारत में बैठे हुए लोगों को क्यों इतना दुख हो रहा है कि वो पाकिस्तान के लोगों का दुख जो है ना रोना शुरू कर देते हैं? वहाँ पे 130 करोड़ आवाम जो वहाँ पे रुल रही है और जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस के दौरान देखा कि वो पैदल चलना शुरू हो गया अपने घरों को। और कई लोगों की तो बेचारों की रास्ते में लाशें मिली। वहाँ पे ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना वहाँ पे कोई राइट्स हैं। जहाँ तक वहाँ के रिलेशंस की बात है भारत की, वहाँ पे नेपाल के साथ वहाँ फटा हुआ है, वो जुतियाँ मार रहा है। भूटान के साथ वो फटा हुआ है। वहाँ पे 2.5 किलोमीटर अंदर जाके सिक्किम और डोकलाम के पास जो ट्राई जंक्शन बनता है इंडिया, भूटान और चीन के पास, वहाँ पे 2.5 किलोमीटर अंदर जाके भूटान के अंदर एक गांव आबाद कर लिया चाइनीज़ PLA फोर्सेस ने। आपको वो कुछ नहीं कर सके। और भूटान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश आपके साथ क्या कर रहा है वो आपको अच्छे तरीके से पता है वहाँ पे। उसके बाद चीन,
तो वैसे ही आपको जूते मार रहा है सुबह शाम। श्रीलंका वैसे आपको आंखें दिखा रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तमिलनाडु के खिलाफ जो आग आपने वहाँ पे भड़काई थी उसको बुझाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही वो एहसानमंद होगा। सेकुलर भारत का आपने चेहरा मस्क कर दिया है। मुसलमानों की नस्ल कशी वहाँ पे की जा रही है। कश्मीर में कैसे आप लोग जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे दर्जनों आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, और आप हमें बता रहे हैं आपका 70 साल पुराना जो साथी रूस है वो पाकिस्तान के अंदर आके मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और आप हमें बता रहे हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। भाई बात यह है कि पाकिस्तान ने कब तक ये भीख मंगों वाला काम करना है। अब पाकिस्तान को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, और कैसे करने पड़ेंगे आप ये देखें कि यमन में 2015 में जंग होती है, कहते हैं जी पाकिस्तान से फौजी भेजो, भाई नहीं भेजने, हमने नाराज़ हो गए जनाब। उसके बाद आप कहते हैं जनाब कि ईरान के साथ ताल्लुकात आप अपने ख़राब करें। भाई क्यों ईरान के साथ ताल्लुकात हम अपने ख़राब करें? आप भारत के साथ कश्मीर के अंदर सैकड़ों दिनों का लॉकडाउन हुआ, आपने बॉर्डर ही नहीं किया। मैं ये बात कर रहा हूँ सऊदी अरब और यूएई की, बॉर्डर ही नहीं किया। उनको उल्टा मोदी जी को बुला के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया यूएई की हुकूमत की तरफ से। आप हमारे जो है ना छाती पे बैठ के मूंग दलते रहें, और हमें आप कहें कि जिस तरह हम कह रहे हैं, जैसे हम इशारे कर रहे हैं आप उस तरह करते रहें। आप भारत के साथ पिंगे जो है ना बढ़ाते रहें। यहाँ पे अमेरिका और भारत दोनों मिल के इस खित्ते के अंदर कैसे बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा है। आप उनके ब्लॉक में, उनकी गोद में बैठे हुए हैं। इसराइल आके इधर भारत को असला दे रहा है, वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी डिफेंस डीलें कर रहा है। आप इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। हमें आप कह रहे हैं आपने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। इस तरह तो नहीं होता। और जहाँ तक यूएई की बात है, यूएई के अंदर भी इस वक्त काफ़ी जो खबरें आ रही हैं सुनने में कि ख़ास तौर पे अबू धाबी के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको तंग किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनसे पुलिस वाले डिफरेंट किस्म की बातें करते हैं। और एक वीडियो भी सवाल चल रही है, बाल मैं उसको डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये है कि ईरान के साथ ताल्लुकात भाई क्यों ना करें। हमारे जो ज़ायरीन हैं यहाँ पे अहले तोशी, वो हर साल वहाँ जाते हैं। हम बिजली 2012 से हम उनसे ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और ईरान के मुफादात मुश्तरका हैं। ईरान कश्मीर के ऊपर भारत की मज़म्मत करता है, आप बुला के हाईएस्ट अवार्ड दे देते हैं। तो ये चीज़ें तो किसी भी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान को आखिर अपना भी तो देखना है। कब तक हमने यमन के अंदर आपने जो कुछ किया, हमने उसके ऊपर जो है ना आंखों में पट्टियां बांध ली। उसके बाद जमाल खशोगी का मामला हुआ, जैसे जैसे चीज़ें चलती रहीं पाकिस्तान चुप करके बैठा रहा। लेकिन जब आप पाकिस्तान को आप एक तरह से अपना मोहरा समझना शुरू कर दें तो एक दिन तो आना है ना जब पाकिस्तान ने कहना है कि भाई बस हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इधर भारत और अमेरिका बैठ के पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं चाइना के साथ आप साइड पे हो जाएं, आप हमारे ब्लॉक के अंदर आ जाएं। और वहाँ पे इसराइल क्या कर रहा है मिलके, आप कहते हैं आ जाएं जी। जिस तरीके से इसराइल को हम तस्लीम करने जा रहे हैं, आप भी आके तस्लीम कर लें। और ये नहीं कि हमारे साथ कर लें, हमसे पहले ही कर लें, ताकि जो प्रेशर हमारे ऊपर जो आएगा वो थोड़ा सा पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि देखें जी पाकिस्तान जो कि उम्मत मुसलमा की वाहिद एटमी ताकत है, जिसके बगैर इस खित्ते के अंदर सुपर पावर्स इधर से उधर नहीं जा सकती। यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान नहीं जा सकता और चीन वहाँ से निकल के पर्शियन गल्फ तक नहीं आ सकता पाकिस्तान के बगैर। उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया। क्या बात है जनाब। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सही नहीं है। सऊदी अरब काफ़ी मामलात में फ्रस्ट्रेट हुआ है। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने मजहबी असर रसूख और मुआशी मदद के बावजूद मोहरा बनने से इनकार किया। उसके बाद बीच में ये भी चीज़ें आई कि आप कतर से गैस क्यों ले रहे हैं? भाई क्यों ना लें यार हम कतर से गैस, जब हमें पता है कि आपका जो आप बेशक आप हमें उधार दे रहे हैं जो आपने बंद कर दिया है, लेकिन जो गैस से बिजली की प्रोडक्शन है वो सस्ती है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एक लिमिट थी सऊदी अरब की गैस को पाकिस्तान को तेल देने की, वो पाकिस्तान ने पूरी लिमिट भी अवेल नहीं की थी, जिसके ऊपर सऊदी इस हवाले से भी नाराज़ थे। पाकिस्तान ने कोयले के प्लांट लेके चीन से लगाए, आपको इसके ऊपर भी एतराज़ है। आप कहते नहीं जी आप फर्नेस ऑयल के साथ ही आप बिजली बनाते रहें। मियाँ नवाज शरीफ ने पता है लगाए हैं बेतहाशा
या आपकी मर्जी के मुताबिक जो कहा गया वैसे वो करते रहे, इसीलिए तो आज मुल्क इस उस पर पहुंचा हुआ है। आपने कतर का देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं जी, पाकिस्तान तनहा हो गया। मेरा जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो मुआशी डिपेंडेंस है वही फैसला करती है कि आप गुलाम हैं या आज़ाद हैं। उसके अलावा जिस शख्स ने ज़िंदगी में मुश्किल वक्त का सामना नहीं किया वो ज़िंदगी में कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे एक शख्स है चाहे कोई मुल्क है। आप कतर की एग्जांपल लें, कतर को यूएई ने और सऊदी अरब ने मिल के बिल्कुल उसका बहरी रास्ता बंद करने की कोशिश की, उसका फ़ज़ाई रास्ता बंद करने की कोशिश की, उसका ज़मीनी रास्ता बंद करने की कोशिश की। कतर डट गया, इतना सा है कतर डट गया। और कतर उसके बाद इन तमाम मामलात में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन के निकला और उसने एक तरह से मजबूर कर दिया। और अब कहते हैं जी कि हमारे कतर के साथ हम ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि ठीक है जी, मैं मुकाबला करूंगा, ये इनकी बदमाशी नहीं चलेगी कि ये उंगली हिलाती हैं। आपने कहाँ छोड़ा हुआ है? आपने ना यमन को छोड़ा हुआ, ना आपने शाम को छोड़ा हुआ। आपके इर्द गिर्द हमसाए में नज़र मार के देख लें, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। या तो वो आपका गुलाम है, अगर वो गुलाम नहीं है, उसने आपकी गुलामी मानने से इनकार कर दिया है, तो उसका जो इंजाम हुआ है वो सबके सामने, चाहे वो लीबिया है चाहे वो मिस्र है। अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाने के लिए वहाँ पे खाना जंगी की जा रही है। और अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी बहैसियत मोहरा आपके साथ काम करे। तो बहरहाल बात यह है कि बेशक इसके पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा ज़िंदगी में मुश्किल फ़ैसले करके थोड़ी कोशिश तो करें अपने पाँव पे खड़े होने की। फ़ौरन रोना शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा भी यही है कि इस वक्त हमारे जितने भी साबिक जो इत्तेहादी थे वो एक तरह से नाराज़ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। अभी तक चाइना सपोर्ट कर रहा है किसी हद तक, जहाँ तक वो कर सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सी पैक के ऊपर भी इस वक्त काम रुक गया है। अच्छा, सी पैक पे क्यों काम रुका, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, जब से ये मामला सारा हुआ है, जो सी पैक के अंदर जो वर्कर्स हैं, चाइनीज़ वर्कर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अलहदगी पसंद हों या भारत की तरफ से जो दहशतगर्दी करवाई जा रही है, उनके ऊपर अटैक्स के बहुत ज़्यादा वाक़यात होना शुरू हो गए। अब उनकी सिक्योरिटी के लिए हर प्रोजेक्ट में हर चीनी वर्कर के लिए अलग से सिक्योरिटी फराहम करने के मामले पे उसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चीन कह रहा है कि जी 3% के ऊपर आप लोन लें, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुर्शिद आप हमें 1% पे दे दें। अगर हम 3% पे लेते हैं तो पाकिस्तान की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को इसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। और उसके ऊपर निगोसिएशन चल रही हैं, इसीलिए ML1 प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है। और उस हवाले से प्लानिंग ये की जा रही है कि इमरान खान और आर्मी चीफ खुद जाके चीनी सदर से मिल के ये मामला सामने रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या दूसरे बैंक हैं उनसे 1% पे लोन लेके इस मामले को हल किया जाए। जाहिर सी बात है, जो ये काम कर रहा है बड़ा सोच समझ के कर रहा है। और यहाँ पे भी अकल है लोगों के पास। जिस तरह आप कहते हैं ना, अकल बेच के खा गए हैं, यहाँ पे कोई अकल बेच के नहीं खा रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अकल पड़ी हुई है, लोगों ने स्टोर करके रखी हुई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आप कोई टेंशन ना लें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। जब आप मुश्किल रास्तों का इंतखाब करते हैं तो उसके अंदर से आप एक निखर के निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। और मेरे घर के सामने मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे घर के सामने एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक छोटा सा दरख्त है आम का। वो मैंने खुद खा के उसकी गुठली वहाँ पे दबाई थी और उसके बाद वो दरख्त निकलना शुरू हो गया। उसकी ग्रोथ बड़ी स्लो है। तो मैंने जब माली से बात की तो उसने कहा कि सर ये छाँव में है, ये छाँव में है, जब तक ये खुद धूप बर्दाश्त नहीं करेगा, सूरज के सामने डायरेक्ट नहीं आएगा, ये उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। और यही मामला इंसानों का है और यही मामला मुल्कों का है। हमें मुश्किल रास्ते का इंतखाब करना चाहिए अगर हम अजीम कौम और एक ताकतवर मुल्क बनना चाहते हैं और अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारां और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।